हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आज कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में सिविक्स भी कहते हैं, और आगे चलकर इसी विषय को हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। अर्थात नागरिक शास्त्र, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस एक ही बात है। तो मैं कक्षा 11 का ये इसके अंदर जो आपकी किताब है, इस किताब का नाम है आपका नागरिक शास्त्र। और इस किताब के अंदर सबसे पहले मैं एक इंडेक्स के रूप में इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर दो खंड दिए गए हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में भी 5 यूनिट दी गई हैं और खंड ख में भी 5 यूनिट दी गई हैं। प्रत्येक यूनिट के अंदर खंड क में जो 5 यूनिट दी गई हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। पहली यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट के अंदर भी 2 चैप्टर हैं। प्रत्येक यूनिट के अंदर 2-2 चैप्टर आपके दिए गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर खंड क में 10 चैप्टर हैं और खंड ख में भी 10 चैप्टर हैं। और खंड क भी 50 नंबर का आता है आपका और खंड ख भी 50 नंबर का। अर्थात एक ही किताब के अंदर 2 पार्ट है, खंड क और खंड ख, जो 50-50 मार्क्स का आपका पेपर के अंदर आता है। अब सबसे पहले मैं खंड क स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है ये यूनिट का नाम। और इसका पहले चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो बच्चों, जैसा आप लोगों को आपने कक्षा 10 पास की है भी और आप कक्षा 11 में आ गए हैं, आपने कक्षा 10 में भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में यानी कि सिविक्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एक ही किताब के अंदर आती थी पहले, तो अब अलग अलग किताबें बना दी गई हैं छोटी छोटी सी, तो वहाँ से आपको काफ़ी जानकारी हो गई होगी। अब कक्षा 11 में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका टॉपिक संविधान क्यों और कैसे। जैसा और दूसरा चैप्टर है इसका भारतीय संविधान में अधिकार, और तीसरा चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चौथे चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, पांचवा विधायिका, छठा न्यायपालिका। ये तीनों हमारे संविधान के स्तंभ भी हैं तीनों। संघवाद, स्थानीय प्रशासन, संविधान और एक जीवन दस्तावेज, संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 20 चैप्टर आपकी किताब के अंदर थे। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहला नाम से ही परिचय हो रहा है संविधान। तो हम सबसे पहले बात करें कि संविधान है क्या, संविधान क्या चीज़ है। वैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी बताने चाहूँगा बात कि संविधान कुछ नियम, कुछ कानून, ऐसे नियम कानून जो किसी संस्था को, किसी देश को, किसी राज्य को, बल्कि किसी घर को भी, घर को चलाने के लिए भी हम लोगों को कुछ ना कुछ नियम कानून बना लेने चाहिए। और जब नियम कानून, कोई सिद्धांत, नियम कानून सिद्धांत कुछ भी बन जाती है, नियम बन जाते हैं, तो उनके आधार पर ही सभी को उनका पालन करना होता है। और पालन करके ही हम अपने घर को भी अच्छा चला सकते हैं, अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को। हमारा देश, यदि कोई नियम कानून है तो हमारा देश बिल्कुल सही मार्ग से सफल संचालन देश का हो सकता है। तो बिल्कुल स्पष्ट सी परिभाषा निकल के आती है, किसी भी देश, राज्य या संस्था या घर का सफल संचालन करने के लिए कुछ नियम, कानून व सिद्धांत का होना अति आवश्यक है। और इन नियम सिद्धांतों के समूह को ही, जो हमने एक बुक तैयार कर दी, जो नियम बना दिए, चाहे वो 1 पेज पर आए, क्या चाहे 10 पेज पर आए या 10 एक पुस्तक के अंदर आए या 10 पुस्तक के अंदर आए, तो जो समूह, उनका सिद्धांतों का समूह है, उन्हीं को संविधान कहते हैं। संविधान ही नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करता है। संविधान से ही पता लगता है कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। अधिकतर लोग, आपने देखा होगा कि अधिकार तो सभी जताते हैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे आप पिता की संपत्ति को ले लीजिए, माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ठीक है, ये सबको पता है कि नहीं, मेरे बाप के उसके 2 औलाद हैं, तो आधी मेरी और आधी मेरे भाई की। लेकिन क्या उसको कर्तव्य भी मालूम होता है
कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने छोटे बड़ों के प्रति उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इन चीज़ों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। और ये नियम और कानून और हमारे जो है जितने भी सिद्धांत हैं, ये सब हमें इन चीज़ों का एहसास कराते हैं, इन चीज़ों को बताते हैं कि ये नियम, इनके अंतर्गत आपकी ये तो जिम्मेदारियाँ बनती हैं और ये आप लोगों का अधिकार है। तो संविधान की परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी। किसी भी देश, राज्य या संस्था का सफल संचालन करने के लिए कुछ नियम, कानून व सिद्धांत का होना आवश्यक है। इन नियम सिद्धांतों के समूह को ही संविधान कहते हैं। संविधान ही नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निश्चित करता है। बिल्कुल क्लियर बात, आप लोग इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। अब दूसरा टॉपिक आता है आपका, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सीधी सी बात है भाई, संविधान लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है ऐसा कि हमें नियम, कानून, कुछ सिद्धांत बनाने पड़े, उनको लिपिबद्ध करना पड़ा, उनको लिखना पड़ा, किताब तैयार करनी पड़ी, ऐसा क्या है, क्यों है। उनके ये 10 कारण आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए हैं पहले ही। कि संविधान शब्द नॉर्मली देश के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे जो भी हम रूल रेगुलेशन किसी भी संस्था के लिए बनाए जाते हैं वो भी उसका संविधान है, उस संस्था का संविधान है। हम घर के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाए, कोई लिपिबद्ध कर ले, लिख ले उनको कागज पर, हमारी ये जिम्मेदारियाँ होंगी, ये हमारे अधिकार होंगे, तो वो उसके संविधान है। लेकिन नॉर्मली संविधान का शब्द किसी देश, किसी राज्य के लिए किया जाता है। चलिए, अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आप देखते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और इस देश के अंदर भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, भिन्न कल्चर के लोग रहते हैं। अब उनके बीच में आपस में तालमेल बिठाना आवश्यक है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा, हमारा जो तरक्की है वो सब रुक जाती है, लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे नियम कानून बनाना आवश्यक हो गया। हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन्होंने मिलकर कुछ नियम कानून बनाए, उन्हीं को संविधान कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि संविधान नंबर 1, संविधान लोगों में तालमेल बढ़ाता है। पहला क्या है, तालमेल बढ़ाता है, यानी कि भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भाषाओं के लोग हैं, सबको एक ऐसा रास्ता निकाल ली जाए बीच का कि उस रास्ते पर चलकर ना उसको कोई नुकसान हो, ना उस जाति के व्यक्ति को कोई नुकसान हो, तो आपस में एक तालमेल बना रहता है। संविधान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा है कि संविधान में निर्णय लेने की शक्ति और विशेषता। वैसे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, हमारे संविधान के अंदर जो निर्णय लेने की शक्ति, जब सरकार का गठन हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो उसमें किसको निर्णय लेने का अधिकार होता है। संविधान को बनाने का अधिकार संविधान सभा को था, उन्होंने नियम कानून बना दिए, लेकिन उन कानून का पालन कौन कराता है, हमारी न्यायपालिका कराती है। न्यायपालिका में भी हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। वही हमारे जो सरकार निर्णय लेती है, वो सरकार जो भी निर्णय लेगी वो संविधान के अकॉर्डिंग ही लेगी, संविधान के नियम कानून के हिसाब से ही निर्णय लेगी। संविधान से बाहर वो नहीं जा सकती। जो नियम लिपिबद्ध कर दिए गए हैं एक बार, उन्हीं के अनुसार उनको निर्णय लेना पड़ेगा। अर्थात ये शक्ति हमारी विधायिका के पास है, लेकिन वो विधायिका के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, न्यायपालिका का होता है, उच्चतम न्यायालय का। ठीक है। अब तीसरा आता है, सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। सरकार की जो शक्तियां हैं जितनी भी, यदि हम उनको खुला छोड़ देंगे तो सरकार कुछ भी लीगल इलीगल कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि संविधान से सभी बंधे हुए हैं, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, तो वो जितनी भी शक्तियां हैं, अब शक्तियां भी वितरित भी की जा सकती हैं। केंद्र सरकार के हाथ में शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के हाथ में शक्तियाँ हैं, कहीं एकल शक्ति का भी व्यवस्था है। तो किसी भी देश का संविधान जो है उसकी शक्तियों का बंटवारा करता है कि शक्ति किस किस के हाथ में और किसकी क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है। चौथा है, समाज की आकांक्षा और लक्ष्य की पूर्ति करना। समाज कुछ सरकार से अपेक्षाएं करता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, सड़क की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारा लक्ष्य है बिजली पानी हमें अच्छा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए
सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, यानी कि सरकार को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, देश की रक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि सभी जनहित के लिए जो भी कार्य किया जाता है, समाज उनकी अपनी आकांक्षा करता है, उनकी इच्छा होती है कि हाँ सरकार हमारे लिए ये करे, तो समाज के आकांक्षा और लक्ष्य की पूर्ति भी तभी हो पाएगी जब हमारा कोई ना कोई संविधान, कोई रूल रेगुलेशन बने हुए होंगे। अगला है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी उसके संविधान से की जा सकती है। उससे पता लगाया जा सकता है कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का है। अब वो डिक्टेटरशिप है, या तानाशाही है, या हमारी जो है अध्यक्षात्मक है, या संसदीय कार्य प्रणाली है, एकात्मक है, संघात्मक है, समाजवादी है, यानी कि किस प्रकार की सरकार हमारे देश के अंदर चलती है। इस चीज़ का जो को पहचान जी भी हमारे संविधान ही कराता है। संविधान से पता लग जाता है कि इस देश के अंदर किस प्रकार की प्रणाली लागू है। ठीक है। देश की सर्वोच्च कानून, देश का सर्वोच्च, ये मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे देश के अंदर जो सर्वोच्च पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अर्थात उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, सेंट्रल उच्चतम न्यायालय। तो जो भी कानून विधायिका ने बनाए हैं, उन विधायिका के बनाए हुए कानून को उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या कानून ही उनको अमल में लाता है, वही उनका पालन करवाता है। यदि कोई उन नियम कानून से बाहर जाता है तो उनको सरकार हस्तक्षेप, हमारी जो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करती है, उनको दंडित करती है। कानून में के शासन की व्यवस्था, हमारे देश के अंदर जो भी हमारा संविधान बनेगा उसके अंदर कानून को सर्वोपरि माना गया है। इसमें कोई भी हो, छोटा बड़ा व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जो नेता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, यानी कि कानून के शासन की व्यवस्था हमारे देश में है। यानी कि संविधान ही हमें सब सिखाता है। सरकार के गठन की जानकारी, सरकार का गठन किस प्रकार हुआ है, वही बात आती है फिर इसमें कि हमारी शासन की व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, या जैसे हमारे राष्ट्रपति की व्यवस्था है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर आपकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर केवल जनता जो चुनाव करती है वो राष्ट्रपति का चुनाव करती है, उसी के अंदर सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो अलग अलग देश अपने कल्चर के हिसाब से, अपने वहाँ के लोगों की सुविधा के हिसाब से अपने अपने कानून बनाते हैं। कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप भी होती है, तानाशाही सरकार भी होती है। जैसे चाइना के अंदर है एकात्मक सरकार है, यानी कि एक व्यक्ति सब चीज़ों का मालिक होगा। लेकिन हमारे यहाँ कौन सरकार है, लोकतांत्रिक है, यानी समाजवादी सरकार है। तो यहाँ पर विधायिका भी है, आपका न्यायालय भी है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार के हमारे 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ कौन से हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकाकारी। सरकार के स्वरूप का निर्धारण, सरकार का रूप कैसा है, ये सब बातें लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था, शक्तियाँ किस प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं, इन सब को जब हम व्यवस्थित कर देंगे, एक किताब के अंदर लिख देंगे, रूल रेगुलेशन बना देंगे, तो हाँ, तो हमारा जो जीवन है सरल और सुखमय जीवन व्यतीत होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है, प्रत्येक देश, प्रत्येक सरकार, प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति। तो इन सब कब संभव है, जब कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाएं। अर्थात संविधान क्या है और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संविधान की आवश्यकता है, यदि हम संविधान नहीं बनाएंगे, कोई नियम कानून नहीं बनाएंगे, तो कोई भी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये 10 हेडिंग आप लोग याद कर लेंगे, कुछ किताबों से पढ़ लेंगे, कुछ थोड़ा सा मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है, और 10 टॉपिक लिख के इनके बारे में आप खुद लिखेंगे। आज केवल इतना ही, लंबी वीडियो बन जाएगी। फिर कल नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।